वेलकम बैक टू द सीरीज 12 हाउसेज ऑफ द लगन चार्ट। पिछले वीडियो में हमने कुंडली चार्ट को समझा था, उसके 3 कंपोनेंट्स को समझा था कि 12 हाउसेज होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशियां होती हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे। हाउसेज हमारे हमेशा फिक्स्ड होते हैं, बट बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है, डाउट ये होता है कि प्लैनेट्स भी मूव करते हैं, राशियां भी मूव करती हैं। किसी के फर्स्ट हाउस में 7 लिखा होगा, किसी के फर्स्ट हाउस में कोई और नंबर लिखा होगा, कोई और राशियां लिखी होंगी, किसी के फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट्स कहीं पर होगा, किसी के कुंडली में कोई प्लैनेट कहीं होगा। तो बेसिकली प्लैनेट्स और राशियां मूव करती रहती हैं, बट हाउसेस फिक्स रहते हैं। अब हाउसेस फिक्स क्यों रहते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि एक हॉस्पिटल में एक न्यू बॉर्न लाइफ ने जन्म लिया। उस हॉस्पिटल के उस पर्टिकुलर रूम में एग्जैक्टली 12 विंडोज हैं, जिससे आपको पूरा स्काई दिखता है। अब क्या होता है, बाहर जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो किसी ना किसी विंडो पे अलाइन होते हैं और वहीं से ही वो उस न्यू बॉर्न बेबी को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बट क्योंकि स्काई 360 डिग्री राउंड है, तो कोई रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही हमें कि जहां से हम चीज को स्टार्ट कर सके, समझ सके। क्योंकि सन रोज 6 AM पर स्टार्ट होता है और उसी पर्टिकुलर विंडो से स्टार्ट होता है, तो उस विंडो को हमने लेबल दे दिया विंडो नंबर 1। और लगन विंडो, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो उसी ही विंडो से वो राइज करता है और वो वेस्ट में जाके सेट हो जाता है। तो जब भी कोई भी बेबी बॉर्न होता है, हम हमेशा यही चेक करते हैं कि फर्स्ट विंडो में उस टाइम पर कौन सी राशि थी, कौन से प्लैनेट्स थे। इसको मैं थोड़ा और एक स्टेप फर्दर जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का भी जन्म 6 बजे के अराउंड हुआ है, आप देखिएगा कि उसकी कुंडली में पहले ही घर में सन होगा। अगर कोई 12 बजे के आसपास किसी का जन्म हुआ होगा दिन में, तो सन उसकी कुंडली में 10th हाउस में होगा। अभी आई नो इट इज बिट ऑफ अ कंफ्यूजिंग कि ऐसा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। अभी हम इसको टू डिटेल में नहीं जाना चाहता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर यह है आप लोगों को समझाने का कि हमारी जितनी भी ये 12 विंडोज हैं, जिनको अब हम हाउसेस बोल रहे हैं या भाव बोल रहे हैं, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। और जो पहला भाव होता है उसी को ही हम लगन हाउस बोलते हैं। वही पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहां से एनर्जी स्टार्ट होती है और वो अर्थ पर मीट करती है। इसीलिए ही उस चार्ट का नाम भी लगन चार्ट है, उस विंडो का नाम भी लगन विंडो है। तो हमारे हाउसेस फिक्स्ड होते हैं, राशियां और प्लैनेट मूव करती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डीप डाइव करना एक एक हाउस के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड हाउस नंबर 1। इमेजिन करो एक सोल है जो कि डीप स्टेट में वेट कर रही है। वो उस मोमेंट का वेट कर रही है जब उसके अंदर लाइफ फिल होगी। जैसे ही उस सोल को एक लाइफ मिलती है, कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसी मोमेंट पे सब चीज फ्रीज हो जाती है और लगन फॉर्म हो जाता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हीलिंग पावर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ऑरा, सब कुछ फर्स्ट हाउस में छुपा है। इसको आप ऐसे समझो, थिंक ऑफ इट लाइक अ सीड। जैसे सीड में सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता ना अंदर से कि उस सीड से कैसा पेड़ बनेगा, कितना बड़ा होगा, उसकी जड़ें कितनी गहरी जाएंगी, वो पेड़ कितना मजबूत होगा, कैसा फ्रूट देगा, सब कुछ इनकोडेड है उस एक छोटे से सीड में। लगन भी वही एक सीड की तरह काम करता है। अगर सीड कमजोर होता है, अच्छा नहीं होता, तो वो फल भी अच्छे नहीं देता, वो पेड़ भी अच्छा नहीं बनता। सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है आपके लगन में। अगर आपका लगन स्ट्रांग नहीं है, आपका लगन एफ्लेक्टेड है बैड प्लैनेट से, तो कमजोर लगन क्राइसिस में क्रैक डाउन कर जाता है। पहला घर सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनालिटी नहीं, पहला घर आपका शरीर भी ही बताता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले घर को ही तनु भाव कहा गया है। तनु मतलब होता है बॉडी, शरीर, तुम्हारा सर, आपका स्कल, आपका ब्रेन, कॉम्प्लेक्शन, ओवरऑल विटालिटी, आपकी हीलिंग स्पीड भी, अगर आप कोई बीमार पड़ जाता है वो कैसे कितनी जल्दी ठीक होता है, वो सब चीज आपका लगन से डिसाइड होता है कि किस टाइप का लगन है। अगर एरीज काइंड ऑफ अ लगन है तो उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो बॉडी होगी वो शार्प फीचर्स होंगे, प्रोमिनेंट फोरहेड होगा, उसकी आईज इंटेंस होगी। यही अगर कोई टॉरस लगन लेके होगा तो उसकी जो नेक होगी वो स्ट्रांग होगी, वो सॉफ्ट आइज के साथ होगा, वो एक वार्मथ लेकर आएगा, एक ग्राउंडनेस लेकर आएगा। एंड सिमिलरली फॉर एवरी अदर लगन, वो हम बाद में डिटेल में हम कवर करेंगे।
ऑब्वियसली जब हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग लगन कैसे पता आइडेंटिफाई करते हैं, वीक लगन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मोटा मोटा तो बेसिकली यही होता है कि अगर उस प्लैनेट का जो लॉर्ड है, अगर वो हैप्पी है, उस घर में अगर फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो वो लगन स्ट्रॉन्ग कंसीडर होता है। हमारे शास्त्र में इसलिए ही कहा गया है कि आप सुबह उठो, प्राणायाम करो, ध्यान करो सुबह के वक्त। ये सिर्फ एक कोई हेल्दी एडवाइसेस नहीं है, ये आपके लगन की कोर आइडेंटिटी है, जिससे आपका जो लगन है वो एनर्जाइज होता है। जब आप फर्स्ट टाइम बॉर्न होते हो, आपने पहली बार ही सांस ली होगी, तभी लगन फॉर्म हुआ था। इसलिए बोलते हैं कि प्राणायाम करने से आपका लगन स्ट्रांग होता है, ओवरऑल विटालिटी स्ट्रांग होती है। आई होप आपको लगन वन समझ में आया हो कि जब भी आपको किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना हो, किसी के कम्प्लेक्शन के बारे में जानना हो, किसी व्यक्ति के ओवरऑल वेल बींग के बारे में जानना हो, तो हम हमेशा फर्स्ट हाउस को ही देखते हैं। अब चलते हैं दूसरे घर की तरफ, वेयर सोल टेक्स इट्स नेक्स्ट स्टेप। अगर पहले घर में बच्चा क्राई करता है, तो दूसरे घर में बच्चे को अब रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, उसको परिवार की ज़रूरत पड़ती है, उसको फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है, उसको वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। इसी को ही सेकेंड हाउस कहा गया है। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट वेरी फर्स्ट रिसोर्स अ सोल नीड्स टू हैव टू ग्रो। सेकेंड हाउस को संस्कृत में धन भाव भी कहा गया है। धन मतलब वेल्थ। जैसे एक पेड़ जब ग्रो करता है तो उसको पानी चाहिए, धूप चाहिए, और भी सारे सारे रिसोर्सेज चाहिए। अगर वो सारे रिसोर्सेज उसको नहीं मिलेंगे, तो वो बीज कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो नरिश नहीं कर पाएगा। इसलिए जो पहली मिट्टी होती है, पहला पानी होता है, पहला नरिशमेंट होता है, वो सब सेकेंड हाउस डिनोट करता है। सेकेंड हाउस आपकी फैमिली डिनोट करता है, फैमिली वैल्यूज डिनोट करता है, फैमिली का कल्चर डिनोट करता है। सेकेंड हाउस आपका पैसा होता है कि आप कैसे पैसा एक्यूमुलेट करोगे, कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे, कहाँ कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, पैसा रुकेगा या नहीं रुकेगा। सेकेंड हाउस एक्ट एज अ वोल्ट कि आपका पैसा जमा कैसे होगा, उसमें कोई लीक तो नहीं है, कितना आप रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे, वो सब चीजें आपका सेकेंड हाउस बताता है। सेकेंड हाउस आपका स्पीच का और फूड का भी होता है। तो कहते हैं कि अगर आपको अपने रिसोर्सेज को वेल मैनेज करना है, तो आपका जो फूड की क्वालिटी है वो नरिश्ड होना चाहिए, आपकी जो स्पीच है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप किसी को हर्ट करते हो अपनी स्पीच से, तो आप इनडायरेक्टली अपने सेकेंड हाउस को लीक करते हो, उसकी एनर्जी को लीक करते हो। सेम गोज विद फूड। अगर आपका जो फूड का इनटेक है वो सही तरीके से नहीं है, सही चीज़ों पर नहीं है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है आपके सेकेंड घर पे। वो आप अपनी वेल्थ को आप हर्ट करते हो। जो सेकेंड हाउस होता है वो डिनोट करता है आपका फेस, वो आपका डिनोट करता है टीथ, टंग, आईज, स्पेसिफिकली राइट आई, थ्रोट। ये सारे बॉडी पार्ट्स सेकेंड हाउस से ही डील करे जाते हैं। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इट्स नॉट ऑल अबाउट कि प्रोडिक्टिंग मेरी शादी कब होगी, मेरा करियर कितना अच्छा जाएगा, मैं कितना पैसा कमा जाऊंगा। इट इज़ अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। ये सब चीजें प्रोडक्शंस और ये सब चीजें करना, ये सब इसका बाय प्रोडक्ट है। बट एक बार अगर आपको इसका एसेंस समझ में आ गया, यू गेट टू नो दैट हाउ सोल बेसिकली मूव्स थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स और उनका इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। इसी तरह से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। स्पाउस की लॉन्जेविटी भी सेकेंड हाउस से देखी जाती है। एट्थ हाउस बेसिकली आपका लॉन्जिविटी को डिनोट करता है इन जनरल। तो अगर आप सेवेंथ हाउस आपका स्पाउस का है, तो सेवेंथ से एट्थ हाउस आपको सेकेंड हाउस पे लैंड कराता है। तो अगर आप किसी नेटिव का सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसके स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उसकी जो लॉन्जिविटी होती है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। बट नॉट गोइंग इन टू टू मच डिटेल ऑफ दीज नुआंसेस एज ऑफ नाउ। हम आगे बढ़ते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, सेकेंड हाउस रिसोर्सेज का होता है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, अच्छे तरीके से उसका यूज करेंगे, तो आपका सेकेंड हाउस आपकी वेल्थ, आपके चीजें एक्यूमुलेट करेगा। अब बहुत सारे लोगों के सेकेंड हाउसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, किसी किसी का नॉर्मल होगा, किसी का वीक होगा। बट अगर आप कुछ रिचुअल फॉलो कर लो, तो आपका सेकेंड हाउस हमेशा ही एनर्जाइज रहेगा, अच्छा रहेगा। कहते हैं कि आपका जो वेरी फर्स्ट नरिशमेंट होता है, वो सेकेंड हाउस डिनोट करता है। तो जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठो, उठते साथ ही पानी पीना, पहला कुछ अच्छा न्यूट्रिशन लेना, पहला अपने मुंह से कुछ अच्छा वर्ड बोलना, ये सब चीजें आपके सेकेंड हाउस को एनर्जाइज करेगी। आई होप
मैं आपको समझा पाया, आपको मैं कनेक्ट करवा पाया कि सोल कैसे रिसोर्स के को यूज करते हुए ग्रो करती है, कैसे वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होना स्टार्ट करती है। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड हाउस। फर्स्ट हाउस कहता है कि आप खुद हो, सेकंड हाउस में आपको सारे रिसोर्सेज मिले, थर्ड हाउस कहता है जितने भी रिसोर्सेज आपको मिले आप उन सबका इस्तेमाल कैसे करते हो। देखो तीनों जो घर घर है ना, अब तक हमने जो भी देखे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, उनके अंदर ना एक सीक्वेंस है, एक स्टोरी है। पहला घर तुम खुद हो, तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा सेल्फ है, तुम्हारी पर्सनालिटी है। दूसरा घर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जो जो रिसोर्सेज हैं, तुम्हारी स्पीच है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा वेल्थ है। तीसरा घर वो है जिससे तुम क्या एक्शंस लेते हो, अपनी क्या विल पावर शो करते हो, क्या करेज यूज करते हो उन सारे रिसोर्सेज को यूज करने का। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। दो बंदे हैं, लेट सपोज एक का नाम राहुल है और एक का गौरव। लेट्स से राहुल का फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, उसके पास अच्छी फैमिली है, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड एफ्लुएंट फैमिली। बट उसका थर्ड हाउस बहुत वीक है। वो कुछ भी नया शुरू करने की कोशिश करता है, कुछ नया खुद से अपना एक स्टेप लेने की कोशिश करता है, वो प्लानिंग में लग जाता है, वो सोचता ज़्यादा है, वो अपने आप पे सेल्फ डाउट करता है। बट वो फेलियर के डर से कभी कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता, वो कभी करेज ही शो नहीं कर पाता कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्या हुआ अगर मैं फेल हुआ तो। दूसरी तरफ जो गौरव है, उसके उसका फर्स्ट हाउस इतना स्ट्रांग नहीं है, वो उतनी अच्छी फैमिली से नहीं आता, बट उसका थर्ड हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो फेल होने से डरता नहीं है, वो जिंदगी में नई नई चीजें ट्राई करता है, उसको जो भी करने की इच्छा होती है वो अपनी विल पावर से, अपने करेज से, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं भले ही लिमिटेड हो, बट वो उन सारे रिसोर्सेज का यूज करने के लिए अपनी पूरी विल पावर और करेज को यूज करता है। तो आप देखना लाइफ में राहुल और गौरव में से एट द एंड ऑफ द डे गौरव विल बी अ विनर, कि वो उसने अपने रिसोर्सेज को कैसे विल मैनेज किया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना कुछ घर को उपचय घर भी कहते हैं। उपचय का मतलब होता है जो टाइम और मेहनत के साथ बड़ा होता है। तो थर्ड हाउस भी एक उपच्या घर है। लेकिन तीसरे घर में ना, देखो पहले घर में तुम्हें हर चीज मिलती है, दूसरे घर में भी तुम्हें चीजें मिलती है, वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता। बट जो तीसरा घर होता है ना, उसका स्कोर 0 होता है। ये तुम्हारे हाथ में है, भगवान ने ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में दी है कि इसमें जितना स्कोर तुम्हें लेकर आना है ना, तुम ले आओ। इसको जितना तुम्हें स्ट्रांग बनाना है ना, उस घर को उतना स्ट्रांग तुम बना लो। इसको अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपको बोन्स मिलती हैं, आपको मसल्स मिलती हैं, आपको एक आउटर स्ट्रक्चर मिलता है, बट यू डो नॉट हैव अ ग्रेट मसल। उसके लिए आपको जिम जाना पड़ता है, उसको उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, जिम में पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके आपकी मसल ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ग्रो करती है। आप जितना अपनी मसल पर अपने उस पर काम करोगे उतनी मसल बढ़ेगी और गारंटीड बढ़ेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है आपका थर्ड घर में, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसा भी है, आप अपनी डेस्टिनी, लोग कहते हैं ना आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो, कर्म हमेशा सबसे बड़ा होता है, वो हर चीज थर्ड हाउस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नो मैटर वॉट, किसके पास क्या है क्या नहीं, अगर आप अपने थर्ड हाउस को, अपने करेज को, अपने विल पावर को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कह सकते हो। इसलिए एक नाम मेरे को बहुत पसंद है, थर्ड हाउस को पराक्रम का भाव भी कहा जाता है, वैलर, करेज, द विलिंगनेस टू फाइट। मुझे इसलिए लगता है विल पावर इस दुनिया का सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है और यही उसी का घर होता है। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो आप शोल्डर, हैंड्स, फिंगर्स, राइट ईयर, ये सब बॉडी पार्ट्स थर्ड हाउस से रूल होते हैं। अब मैंने आपको ईयर बोला है, आप एक चीज नोट करना, आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे जो बातें सुनते हैं, कुछ उन्हें क्रिटिसिज्म मिलता है या कभी कुछ मिलता है, वो जल्दी हर बात पर रिएक्ट करते हैं। आप देखना उनका करेज भी, उनका विल पावर भी, उनका इमोशनल स्टेट भी ना उतना स्टेबल नहीं होता और वो लोग लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड जो लोग काम रहते हैं, जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म को सुनते हैं, जिन्हें पता होता है क्या चीज मेरे लिए सही है क्या चीज नहीं है, अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे वाकई ही उससे कुछ सीखने लायक है, तो वो उस चीज को पकड़ते हैं, अपना सैंक्टिटी बनाए रखते हैं,
वो लोग हमेशा लाइफ में आगे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने थर्ड हाउस की एनर्जी को लीक नहीं कर रहे होते। दे नो वेयर टू पुट देयर एफर्ट्स एंड देयर एनर्जी। तो इसीलिए आप कभी भी अपने आप को काम रखिए, आप सिलेक्टिव लिसनिंग करिए, फोकस रहिए आप अपने, और अपने काम के लिए, अपनी जो आप चीज चाहते हो ना, उसके लिए मेहनत करिए। तीसरे हाउस को ना सहजा भाव भी बोलते हैं। सहजा का मतलब संस्कृत में होता है जो साथ में पैदा हुए हों, जिन्होंने हमारी जर्नी बचपन से देखी हो। इसलिए छोटे बहन भाई, आपके नियर नेबरहुड, आपके फर्स्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो सब आपकी जर्नी के शुरुआत से हिस्सा बने हुए होते हैं। इसलिए इस घर को सहज भाव भी बोलते हैं। आज के वर्ल्ड में जो डिजिटल मीडिया है, कम्युनिकेशन है, वो सब थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस आपकी शॉर्ट जर्नी भी बताता है। तो अगर आपको कभी भी, इसलिए कहते हैं कि आप छोटा छोटा ट्रैवल करो, तो आपका वो जो थर्ड हाउस है उसको स्ट्रांग करता है। क्यों? क्योंकि जब आप छोटी छोटी जर्नी करते हो, आप लोगों की अलग अलग लोगों को आप देखते हो, उनसे मिलते हो, आप उनसे सीखते हो, तो वो आपको एक इंस्पायर करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ो। इसलिए शॉर्ट ट्रैवल को हमेशा ही थर्ड हाउस से एसोसिएट किया गया है। तो बेसिकली थर्ड हाउस आपका एफर्ट है, आपकी विल पावर है। ये वो मिसिंग लिंक है जो आपको, आपके पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। आई होप आप सबको थर्ड हाउस में बहुत क्लैरिटी मिली हो और आपको पता चला हो ये हाउस आप ओन करते हो, या हाउस आप खुद बनाते हो अपने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको जो भी डाउट्स हो या सजेशन देना हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउसेज 4, 5, 6 कवर करेंगे।